स्क्रीन हो गई है शेयर? यस मैम। यस मैम। हमने कहाँ तक किया था? एम्बेडेड सिस्टम की लिस्ट तक किया था आई गेस। जी मैम। ओके, तो प्रोसेसिंग कोर का हमने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग कोर्स जो है हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं। माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, डीएसपी हो सकती है, उसकी चिप्स आती हैं अलग से। कि आप अभी तो सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल के आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो वो चिप्स हो सकती हैं। और आपके पास जो है वो FPGA की जो है वो चिप्स हो सकती हैं। तो या जैसे आप उसमें देखते हैं मोबाइल फोन्स के अंदर, इसमें आपके पास जो है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड DSP प्रोसेसर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। या कंप्यूटर्स आप इस तरह के देखते हैं जहाँ पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर चाहिए, तो जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें होता है ना कि आप लॉक आपका जो है वो फेस रिकग्निशन के ऊपर खुले, आपने उसको लॉक किया हुआ है, तो ये प्रोसेसिंग इतनी जो हाई है वो आपको सेकंड्स में कैसे AI करके दे रही होती है। तो उसके अंदर जो है वो आपके जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। फिर उनको देख के इन्होंने जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं या माइक्रो कंट्रोलर्स हैं तो उनकी भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ाई है। अब आपको माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर इस तरह की चीज़ नज़र आती है जिसके अंदर वो AI कंपैटिबल हैं कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग जो है वो उसके नेटवर्क डिप्लॉय किए हुए होते हैं। वो नेटवर्क्स जो हैं वो डेंस होते हैं या जो उनका आर्किटेक्चर है वो हैवी होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो हार्डवेयर प्रोसेसिंग कोर होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो कि उसको सपोर्ट कर सके। तो ये एडवांसमेंट के साथ आपके पास चिप का साइज़ जैसे छोटा होता जा रहा है और जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसके अंदर बढ़ती जा रही हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं या एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही हैं। इवन कि एक तरह का आर्किटेक्चर जैसे DSPs के अंदर अगर मौजूद है तो वो अडॉप्ट कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर। जैसे आर्म के कंट्रोलर्स आप वो देखें तो उसके अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी। इवन जो आपके पास मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं उसके लिए, एम्बेडेड सिस्टम के लिए उसके अंदर TinyML भी आ गई है। जैसे आप माइक्रो जब आप ये यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर यूज़ करते हैं तो उसमें एक होता है, एक प्लेटफॉर्म है, एक लाइब्रेरी है, टेंसरफ्लो। नाम सुना है आपने? यस मैम, टेंसरफ्लो का नाम सुना है। तो टेंसरफ्लो अगर आप कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं यूज़ तो आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करके बहुत सारे उससे काम कर लेते हैं। इसी तरीके से जब आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो क्योंकि उसका साइज़ लाइब्रेरी का बहुत बड़ा होता है, साइज इन द टर्म ऑफ मेमोरी, तो जब आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो वो फिर टेंसरफ्लो लाइट के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर हम माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज़ करते हैं तो उससे आगे की चीज़ है टेंसरफ्लो लाइट फॉर माइक्रो। तो वो जो आपका टेंसरफ्लो लाइट का मॉडल है वो अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो लेट्स से वो 200 किलोबाइट्स का हुआ, वही अगर आपने माइक्रो कंट्रोलर के लिहाज से उसको कन्वर्ट किया तो वो 20 किलोबाइट का रह जाएगा। तो दैट्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग फॉर द लोअर एंड लोअर साइज के साइज उसका मिनिमाइज होता जा रहा है लेकिन कैपेबिलिटीज़ वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देता जा रहा है। अच्छा, इसमें अब हमने डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम की डिटेल्स पढ़ी थी कि ये सब एम्बेडेड सिस्टम्स में आते हैं। एक एक को हम डिस्कस नहीं कर सकते कि इतने सारे नाम हैं। पॉइंट ये है कि एम्बेडेड सिस्टम का मतलब ये है कि वो कोई भी एक काम करेगा डेडिकेटेड और किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए जो आपका सिस्टम होगा वो कहलाएगा कि वो एम्बेडेड सिस्टम है। अब जब हम फोकस करते हैं, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन द माइक्रो कंट्रोलर्स, so we cannot study all the other processing cores, so we have to limit our discussion towards the microcontrollers. Microcontrollers में भी हमारे पास बहुत सारे microcontrollers हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके नाम ज़्यादातर देखने में आते हैं या ज़्यादा पढ़ने में आते हैं या जब आप सर्चिंग कर रहे होते हैं तब नज़र आते हैं? इसमें एक तो इंटेल के आपको माइक्रो कंट्रोलर्स नज़र आते हैं जिसमें सबसे
पहला जो माइक्रो कंट्रोलर है इंटेल का वो 8051 है। इसलिए आप जब सर्च कर रहे होते हैं नेट पे या आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बहुत सारी बुक्स नज़र आती हैं। अच्छा, ये जो आर्किटेक्चर है 8051 का, इसको बहुत सारी कंपनीज ने अडॉप्ट किया है एज अ फाउंडेशन आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। अडॉप्ट करने का मतलब कि जिस तरह से इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं या जो इसका आर्किटेक्चर होता है बिल्ट इन ब्लॉक्स जैसे होते हैं, इस तरह के दूसरे कंट्रोलर्स में भी आपको नज़र आते हैं। वो इससे एडवांस वर्जन हो सकता है, वो इससे आगे का वर्जन हो सकता है, लेकिन वो बेस इस आर्किटेक्चर के ऊपर करेगा। दूसरी जो कंपनी हम देखते हैं जिसके माइक्रो कंट्रोलर्स आपको नज़र आते हैं वो है फ्री स्केल। उसका नया नाम है, पुराना नाम उसका जैसे मोटरोला के नाम से वो पहचाने जाते हैं कंट्रोलर्स। अच्छा, अब इसमें सीरीज़ है। सीरीज़ का मतलब जैसे ये 8051 लिखा हुआ है, तो इसके जो बाकी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो आपको इस 80 या 51 आपको उसके अंदर कॉमन नज़र आएगा। वो यानी बिलोंग करते हैं इंटेल की कंपनी को। अगर आप बात करेंगे मोटरोला के माइक्रो कंट्रोलर्स की, तो उसके अंदर जो आपको पार्ट नंबर नज़र आएगा, उस पार्ट नंबर के अंदर आपको ये 68HC ये नज़र आएगा। बाकी जो इसका नंबर है वो चेंज होगा, इसके अंदर आपको वेरिएशन नज़र आएगी, लेकिन ये 68C ये ट्रेडमार्क है कि ये इनके जो पार्ट नंबर हैं वो ऐसे होते हैं मोटरोला के। एटमेल जो है वो एक कंपनी का नाम है, और इसके जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं ज़्यादातर हम उन्हें कहते हैं कि ये AVR हैं। और AVR के जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं ये आपके पास रिस्क आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। रिस्क आर्किटेक्चर हमने दो कैटेगरीज लास्ट टाइम डिस्कस की थी माइक्रो कंट्रोलर्स की आर्किटेक्चर के लिहाज से, कि हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या नाम थे उनके? मैम में कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी और दूसरी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन। हाँ, एक रिस्क आर्किटेक्चर था और एक सिस्क आर्किटेक्चर था। रिस्क के अंदर क्या होता है? मैम हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती हैं, लाइक मैं कहूँ कि मुझे एडिशन भी चाहिए एंड देन मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, और जो रिड्यूस्ड होता है उसमें सिंपली होती है कि मैं मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करवा लूँ। क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं होती कि मल्टीप्लाई की, आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वही मौजूद नहीं है, तो फिर आपको जो है वो लूपिंग करवा के या प्रोग्राम के अंदर लॉजिक ज़्यादा इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, और तब जाके आपका प्रोग्राम बनता है। रिड्यूस में आपके पास इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लेक्स नहीं होती, तो उसमें आपका लेकिन ये कि वो हर इंस्ट्रक्शन जो है वो कम नंबर ऑफ साइकिल्स ऑक्यूपाई कर रही होती है। खैर, ये AVR जो है वो आपका रिस्क आर्किटेक्चर जो है उसको सपोर्ट करता है, इसलिए इसके अंदर R आता है। और इसमें A और V ये दो साइंटिस्ट हैं जिनके नामों के ऊपर ये जिन्होंने जो है वो इसका कलेक्टिवली आइडिया दिया था कि जो एटमेल है उसको हम कैसे इंटेल वाले आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके इनकी कंपनी ने इसको लॉन्च किया एटमेल वालों ने। तो A और V साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, और R जो है वो इसके अंदर रिस्क आर्किटेक्चर के लिहाज से इसका एक्रोनिम आ रहा है। फिर आपके पास कंपनी है जीलॉग की। जीलॉग के अंदर हमें माइक्रो प्रोसेसर भी मिलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर भी मिलते हैं। लैब में डिजिटल लैब, ये जो आपकी एम्बेडेड लैब है उसके अंदर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं माइक्रो कंट्रोलर के या माइक्रो प्रोसेसर के, जो कि जीलॉग कंपनी के हैं। तो जीलॉग कंपनी जो है वो भी कंपेटेबल है आपके पास इस 8051 से। इसीलिए ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट आप यूज़ कर रहे होते हैं, जीलॉग इंटेल का इंस्ट्रक्शन सेट आप यूज़ कर रहे होते हैं, और वो जीलॉग जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है कि आप उसकी इंस्ट्रक्शंस दूसरे के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फिर हमारे पास माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी है। पिक के माइक्रो कंट्रोलर्स, आप ये नाम भी आपको बहुत नज़र आएगा। इसके अंदर भी डिफरेंट सीरीज़ है, 16X की सीरीज़ है, 18X की सीरीज़ है। पिक के माइक्रो कंट्रोलर्स लो पावर कंजम्पशन के लिए मशहूर हैं, कि जो पावर कंजम्पशन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज़ करने में, उसमें हमारे पास पिक के माइक्रो कंट्रोलर्स भी आते हैं या उनका नाम ज़्यादा सुना जाता है। फिलिप्स, या जिसको हम सिग्नेटिक्स कहते हैं, फिलिप्स जैसे पुराना नाम है, सिग्नेटिक्स अब जैसे नया नाम है, इसके भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। अब ये सारी जो कंपनीज को हमने डिस्कस किया, इसका मतलब ये है कि आपके पास माइक्रो कंट्रोलर्स की बहुत सारी वेरिएशंस मौजूद हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर्स को सपोर्ट करती हैं। एक बात कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से,
दूसरी बात ये कि माइक्रो कंट्रोलर्स में आपको जो बिट साइज है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स भी होते हैं, आपके पास 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स भी होते हैं। तो कंपनीज के लिहाज से, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, उसके आर्किटेक्चर के साइज के लिहाज से आपके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हो गई। तो अब अगर आपको कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना है या आपको कोई अपना अपना कोई प्रोटोटाइप बनाना है, कोई डिवाइस बनानी है, कुछ भी कोई सिस्टम बनाना है, एम्बेडेड सिस्टम बनाना है, तो अब आप कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है जो कि चूज करें इतने सारे माइक्रो कंट्रोलर्स जो अवेलेबल हैं उनमें से। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है कोई माइक्रो कंट्रोलर चूज करने का। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। सॉरी। मैम, जो हमारा कंप्यूटर में लगा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है या माइक्रो कंट्रोलर होता है जो इंटेल का लगा होता है? प्रोसेसर होता है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी ना कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का जो हमने डिफरेंस डिस्कस किया था, तीन क्राइटेरियाज के लिहाज से, वो याद है आपको? तीन चीजों में हमने डिवाइड किया था कि कहाँ माइक्रो प्रोसेसर सूटेबल है और कहाँ माइक्रो कंट्रोलर सूटेबल है। यस मैम। एक वो तो क्या मैम वर्किंग। तीन वो क्राइटेरिया क्या थे? मैम, जहाँ सिंगल टास्क हो वहाँ माइक्रो कंट्रोलर, जहाँ मल्टीपल टास्क हो वहाँ माइक्रो प्रोसेसर। और इंफॉर्मेशन के लिहाज से, प्रोसेसिंग के लिहाज से माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर कहाँ यूज होता है, किस तरह का ऑपरेशन करवाना हो तो हम माइक्रो कंट्रोलर चूज करें और किस तरह की प्रोसेसिंग करवानी हो तो हम माइक्रो प्रोसेसर चूज करें। ये नहीं आ रहा किसी को याद? मैम, जहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस रिक्वायर्ड हो वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर होगा, मतलब हम एक्सटर्नली कनेक्शन देंगे उधर माइक्रो प्रोसेसर को, और माइक्रो कंट्रोलर जो होगा इंटरनली कनेक्टेड होगा, वहाँ पर माइक्रो पेरिफेरल डिवाइसेस की कंट्रोलर भी मैम, हम आपने एक्सटर्नली लास्ट लेक्चर में बताया था हमें इसके बारे में, जहाँ पर हम सिंगल टास्क परफॉर्म करें या कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होते हैं तो वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी, क्योंकि प्रोग्राम तो बनता ही मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से है, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर में भी हो सकता है, माइक्रो कंट्रोलर में भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि वो जो सिंगल टास्क है उसके लिए भी तो आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगी ना, ये तो नहीं है कि सिर्फ आपने सेंसर से डेटा लिया और उसके बाद आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी। पॉइंट ये था कि अगर आपको बिट ओरिएंटेड काम करवाने हैं, कंट्रोल ओरिएंटेड काम करवाने हैं, ऑन एंड ऑफ टाइप, तो फिर आप माइक्रो कंट्रोलर मैम यूज तो करेंगे। माइक्रो कंट्रोल यूज करेंगे बिट ओरिएंटेड के लिए। हाँ, और और अगर आपको ह्यूज डेटा या जो वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना है और मल्टी टास्किंग करनी है तो फिर आप माइक्रो प्रोसेसर यूज करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, क्योंकि उसके अंदर एक तो रैम और रोम का जो साइज है वो लिमिटेड होता है, तो आपके पास प्रोग्राम भी बड़ा नहीं आ सकता। दूसरा, जो रैम का साइज है वो भी उसके अंदर लिमिटेड होता है कि आप टेम्पररी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, अब क्राइटेरिया पे आते हैं कि क्राइटेरिया इसमें क्या क्या है। एक तो बात ये कि दे मस्ट मीट द टास्क एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से जो है वो आपका टास्क हो जाए, परफॉर्म हो जाए, और कॉस्ट इफेक्टिवली, कि आपकी जो माइक्रो कंट्रोलर की चिप है वो सस्ती होती है बनस्बत माइक्रो प्रोसेसर के। माइक्रो कंट्रोलर की अगर आप चिप्स देखें तो आपको 200 रुपीज़, 80 रुपीज़, 90 रुपीज़ इस तरह से मिल जाती हैं, यानी हंड्रेड्स में मिल जाती हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर आपको इतना ज़्यादा चीप या इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं मिलता है। अब इस एनालिसिस में कौन कौन से पॉइंट है कि अगर हम कह रहे हैं कि टास्क हमारा एफिशिएंटली हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो टास्क एफिशिएंसी आप किन टर्म्स में कहेंगे कि ये अच्छे तरीके से काम हो रहा है? सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्पीड। स्पीड का क्या ताल्लुक है टास्क एफिशिएंटली होने से? जैसे आपके पास डिफरेंट काउंटर्स होते थे, या जैसे आपके पास डिफरेंट सर्किट्स होते थे, तो उसमें एक आप लगाते थे, क्लॉक को कनेक्ट करते थे अपने फ्लिप फ्लॉप्स के साथ। तो वो आपने प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे जिसके अंदर आप ऑसिलोस्कोप के ऊपर उसकी टाइमिंग डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहे होते थे। लेट्स से कि एक काउंटर की आईसी है, उसको आपने
कनेक्ट किया हुआ है जो क्लॉक है उसके साथ आपने, क्योंकि क्लॉक का सिंबल होता था ना कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता था कि पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट आ रहा है सेकंड फ्लिप फ्लॉप पर, कि जब उसको ट्रिगरिंग मिलेगी, लेट्स से पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो जब उसको पॉजिटिव एज मिलेगा तब जाके सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपना आउटपुट क्रिएट करेगा एंड सो ऑन। के आपने 4 बिट का काउंटर बनाया है तो वो कैसे उसकी, इसको और क्या कहते हैं हम, एक और नाम होता है 4 बिट काउंटर। अगर आपने क्लॉक जैसे उसको कनेक्ट की हुई है सिंक्रोनस काउंटर, इसको और क्या कहते हैं, एक और नाम होता है इसका। जिस तरह से ये इसका इफेक्ट आता है कि पहली जो पल्स आई, नहीं काउंटिंग के लिहाज से नहीं पूछ रही, इफेक्ट के लिहाज से पूछ रही हूँ कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप होता है उसके ऊपर जो पल्स आ रही होती है वो आपको काफी देर के बाद जाके नजर आती है आखिरी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है जिसकी वजह से इसका नाम एक और भी है इनकाउंटर्स का। डिजिटल आपने कितना पहले पढ़ी थी? मैम डिजिटल हमने रिसेंट पढ़ा था, इतना टाइम नहीं हुआ उसको, लेकिन हमने ये सीक्वेंशियल वाला पोर्शन जो है ना पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल। सीक्वेंशियल नहीं हमने पढ़ा था। फ्लिप फ्लॉप की जस्ट इंट्रोडक्शन हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, बाकी पूरा जो सब्जेक्ट है ना हमें इस तरह दे दिया गया था कि आपका असाइनमेंट है, करें जाके। अच्छा, ये जो काउंटर्स में जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उसमें ये जो वेव फॉर्म आ रही होती है इसको हम कहते हैं रिपल काउंटर। रिपल काउंटर का नाम सुना है? यस मैम। क्या होते मैम हैं? जस्ट नेम ही सुना है बस। नेम के ऊपर आपको हुआ नहीं है, होता क्या है, कैसे काम करता है? मैम बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उस टाइम हमें जब ये दिया गया था ना तो एग्जाम में एक लास्ट वीक था पीछे हमारा, और मैम ने कहा था कि ये पूरा कोर्स आपका इंक्लूड है, तो सिर्फ बस जैसे बोलते हैं ना रट्टा लगा के सब पास हो गए, पता नहीं चला कि क्या हम पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब इसमें ये देखिए मैंने आ रही है नजर, एक डायग्राम मैंने खोली है रिपल काउंटर की, लोड हुई है जरा जी अभी। मैम। अब इसमें आप ये देखें, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि पहला जो आपको, आई होप ये विजिबल हो गया आपकी स्क्रीन पर, 4 बिट वेव फॉर्म है, ये टाइमिंग डायग्राम है या 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर की वेव फॉर्म है। इसमें ये जो क्लॉक पल्सेस हैं ये 16 तक जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 4 बिट काउंटर कह रहे हैं, इसका मतलब है 2⁴ यानी 16 काउंट तक ये काउंट करेगा। इसके अंदर जो 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसमें आप आउटपुट देखेंगे, पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट ये यहाँ पर नजर आया आपको, फिर ये जब इसका नेगेटिव एज आएगा तो फिर ये दूसरे पर आपको नजर आया ट्रिगरिंग होना, फिर जो QB है उसका जो नेगेटिव एज है तो उसकी वजह से आपको QC के ऊपर ग्रीन में नजर आया कि ये जाके जब ट्रिगर हो रहा है। सिमिलरली जो आपको ये पिंक में नजर आ रहा है, ये जब इस QC का नेगेटिव एज आएगा तब जाके नजर आ रहा है। मतलब पॉइंट ये है कि जो QA पे पहली पल्स थी वो आपको कितना जाके जो है देर में नजर आ रही है कि ये यहाँ पर जाके उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। तो जैसे वो कंकड़ नहीं डालते पानी के अंदर, इसको हम कहते हैं ना रिपल्स क्रिएट होना पानी के अंदर, कि वो उसका जो दायरा है या जो उसके सर्कल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं या दूर जाके उसका इफेक्ट नजर आता है। तो इसी तरीके से इसमें जो पल्स है ये एक तरह से रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है, इसलिए इन काउंटर्स को रिपल काउंटर भी कहते हैं। अच्छा, इस पे हम आए क्यों थे? पॉइंट मेरा ये था कि स्पीड जो है वो कैसे एक फैक्टर है, कि अगर इसी काउंटर के अंदर ये जो क्लॉक पल्सेस हैं, अब मैं ये कहूँ कि ये मैंने जो क्लॉक है वो लगाई हुई है 2 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है, 2 मेगाहर्ट्ज लगाने का मतलब इस क्लॉक का ड्यूरेशन कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा? कैपिटल T से जिसको हम इंडिकेट करते हैं, 1/2 मेगाहर्ट्ज। 1/2 मेगाहर्ट्ज। मैम 0.5 माइक्रो 0.5 माइक्रो सेकेंड्स, क्योंकि मेगा है जब ऊपर जाएगा तो वो 10⁻⁻⁻⁶ हो जाएगा 6, तो इसलिए आपके पास जो है वो 0.5 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये क्लॉक पल्स जो लूँ वो मैं 2 मेगाहर्ट्ज के बजाय 4 मेगाहर्ट्ज की लूँ तो फिर T कितना हो जाएगा?
0.25 माइक्रो। ठीक है, दोनों में से एक है 0.5 माइक्रो और एक है 0.25 माइक्रो। दोनों में से स्पीडी ऑपरेशन किसका होगा? 0.25 0.5 मैम वाले। यस मैम, ये इसका टाइम 0.25 कम वाले होगा। का, यानी 4 मेगाहर्ट्ज वाले का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपने ऑसिलेटर लिया, उतना ज्यादा आपके पास जो है वो टाइम पीरियड छोटा होता चला जाता है। तो ये जो क्लॉक पल्स है, जब ये अगर छोटी हो गई तो आपको काउंटर पे जो इफेक्ट है वो भी जल्दी नजर आएगा ना। जब टी छोटा हो गया तो ये बजाय जो यहाँ पर नजर आ रहा है, इससे आधे पे आपको नजर आएगा। तो ये जो आखिरी फ्लिप फ्लॉप है उस पे भी आपको इफेक्ट जल्दी नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ ऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैम। फ्रीक्वेंसी। किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यानी फ्रीक्वेंसी किस चीज की? क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक, तो ये जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर डिपेंड किया कि ये जल्दी जो है वो काम होगा। इसी तरीके से जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर भी आप एक्सटर्नली क्लॉक ऑसिलेटर लगाते हैं। ठीक है, क्लॉक ऑसिलेटर जब हम डेटा शीट देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर की, तो उसमें आता है कि कोई माइक्रो कंट्रोलर जो है वो 8 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर है, आप वो कनेक्ट कर सकते हैं। किसी में होता है कि 8 से 16 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर कनेक्ट कर सकते हैं। कोई 16 मेगाहर्ट्ज का जो ऑसिलेटर है उसको सपोर्ट करता है। तो जो कंट्रोलर है उसमें आप खुद से क्लॉक ऑसिलेटर जो है वो नहीं लगा सकते। आपको मैच करना पड़ता है डेटा शीट से कि अगर वहाँ पे 16 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज का नहीं लगा सकते, या उससे कम का ऑसिलेटर के 8 से 16 की रेंज लिखी है तो आप 8 मेगाहर्ट्ज से कम का नहीं लगा सकते। अब स्पीडी माइक्रो कंट्रोलर कौन सा होगा? जो कि क्लॉक को ज़्यादा स्पीड वाले या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले ऑसिलेटर को सपोर्ट करता है, तो वो कहलाएगा कि आपका स्पीडी माइक्रो कंट्रोलर। ज़्यादातर आपको जो वैल्यूज़ इसमें नज़र आती हैं वो 4 मेगाहर्ट्ज की, 8 मेगाहर्ट्ज की, 16 मेगाहर्ट्ज की या 12 मेगाहर्ट्ज की नज़र आती है। कंट्रोलर बहुत बाजार गए लेने के लिए और मार्केट में आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, तो वहां पर आपने चूज करना है। तो आप क्या सोच के चूज करेंगे डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पीडी ऑपरेशन चाहिए। अगर आपका जो आप एप्लीकेशन उस पर डेवलप करना चाह रहे हैं या जो प्रोटोटाइप आप बनाना चाह रहे हैं उसमें आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, इंस्ट्रक्शन, अच्छा इसका ताल्लुक किससे होगा? जितना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का उसके साथ आप ऑसिलेटर कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसका जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एक पैरामीटर होता है MIPS। तो उसमें कैपेबिलिटी आ जाती है कि कितनी इंस्ट्रक्शंस को ये एक्सिक्यूट कर सकता है 1 सेकेंड के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्लॉक उसके साथ कितनी फ्रिक्वेंसी की लगा रहे हैं, और वो क्लॉक का मतलब है कि आप उससे स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है पैकेजिंग। पैकेजिंग का क्या मतलब है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी आईसीज आपके पास कौन कौन सी मौजूद हैं, किस किस पैकेजिंग में आती हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था आर्डिनो का, तो उसमें आपने जो है वो कुछ ने मुझे टेबल बना के भेजा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, ये है कि बहुत सारी आपकी जो स्ट्रेंथ है ना क्लास की, वो होमवर्क्स बड़े शौक से सॉल्व कर रही है, अच्छी बात है। तो कुछ ने मुझे टेबल के फॉर्मेट के अंदर भेजा है, कुछ ने जो है वो रिटन जैसे पैराग्राफ के अंदर करके भेजा है। उसमें एक कॉलम किसी किसी ने ऐड किया है, किसी ने नहीं भी किया। तो उसमें आपने जो है वो कहीं लिखा हुआ है कि ये DIP में मौजूद है, किसी ने लिखा है कि मतलब जैसे लिनार्डो का आर्डिनो वाला माइक्रो कंट्रोलर है या बोर्ड है, उसके अंदर QFJ यूज़ हो रहा है, जिसमें मैंने पूछा भी था किसी स्टूडेंट से कि ये QFP है या QFJ है। तो वो भी आपके पास काइंड्स हैं। तो आपके पास डिफरेंट पैकेजिंग की जो है वो काइंड्स होती हैं। पैकेजिंग की काइंड्स आपने कौन कौन सी देखी? सिर्फ आपने वर्डिंग में से ढूंढ के लिखा है, या पैकेजिंग या इसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट पैकेजेस होते हैं आईसी के? मैम DIP होता है और DIP और होता है पैकेजिंग और जो उसमें QIP। मैं कुछ पैकेजिंग जो है वो, अब जैसे ये आपके पास जो है वो आईसीज काफ़ी तरह की आपको नज़र आती हैं। जैसे कि मैं चले ये वाली पिक्चर खोल लेती हूँ, ठीक है। इसमें अब आप देखें तो आपके पास बॉल ग्रिड एरे है या डुअल इनलाइन पैकेज है
ये जो क्वाड फ्लैट पैकेज है उसके भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं कि उसमें पिन्स जो हैं वो बिल्कुल या तो एक होता है ना सरफेस माउंट आईसीज होती हैं कि आपने सिर्फ ऊपर से जो है वो उसको प्लग इन किया, एक में ऑप्शन मौजूद होती है कि उसकी जो पिन्स हैं वो अंदर जा सकती हैं उसके अंदर, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये पिन्स जो हैं वो थोड़ी टेढ़ी हुई हुई हैं। तो इस तरह की जो पैकेजिंग है आपको हमें ज़्यादातर जो नज़र आती है वो SIP नज़र आती है, DIP नज़र आती है, सिंगल इनलाइन पैकेज, डुअल इनलाइन पैकेज और क्वाड फ्लैट पैकेज। तो माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर आपको इस तरह की जो आईसीज हैं वो नज़र आ रही होती हैं। तो अब अगर हमें पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट तरह की है जिसके अंदर DIP भी है या हमारे पास जो है वो क्वाड पैकेजिंग भी है, तो हम उसमें से कौन सा चूज करें? अब डिपेंड करता है कि आप सिंगल स्टैंड अलोन आईसी ले रहे हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊं, उस दिन जो मैंने पिक्चर खोली थी वो मैंने बंद कर दी मेरा ख्याल से। ये वाली खोली थी हमने या जो मैंने आपको ये थी सॉरी। तो अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की स्टैंड अलोन आईसी ले रहे हैं तो स्टैंड अलोन आईसी में ये पूरा बोर्ड नहीं होगा। मतलब एक तो पॉइंट आप ये जहन में रखें कि जो आर्डिनो है वो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर का नाम नहीं है, वो पूरे बोर्ड का नाम है, ठीक है। इसमें आपने मल्टीपल वेरिएशंस देखी थी कि आर्डिनो नैनो है वो इस तरह का होता है जिसके अंदर ये जैक लगा हुआ है कि इसमें आप ईथरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, या जो है वो आर्डिनो का जो है वो एक होता है नोड MCU, उसके अंदर वाईफाई बिल्ट इन होता है। आर्डिनो मेगा है, इसके अंदर आपके पास कोई वो नहीं है, ईथरनेट या उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो आपको एक्सटर्नली शील्ड कनेक्ट करनी पड़ती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं और डिफरेंट साइज का ये पूरा बोर्ड मौजूद है। अब मैं अगर यूनो की बात करूं तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि आईसी जो है वो कैसी लगी हुई है, ये मैंने जूम कर दिए। आर्डिनो यूनो के अंदर जो आईसी लगी हुई है माइक्रो कंट्रोलर की वो ये है ब्लैक वाली, जिसके ऊपर ये मैं माउस पॉइंटर से जो जूम की ऑप्शन है वो आ रही है। ये किस पैकेज के अंदर है? DIP DIP ठीक है। और बाकी तमाम जो बोर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं जिसके अंदर मिनी है, नैनो है या मेगा है या लिनार्डो है, इन सब के अंदर जो पैकेजेस नजर आ रहे हैं इसी के, वो कैसे नजर आ रहे हैं? क्वाड। तो हाँ, इन सब के अंदर जो है वो क्वाड फ्लैट पैकेज जो है वो आपको नजर आ रहा है। इवन अगर आप इसके अंदर देखें जो लिनार्डो का है तो इसमें आपको पिन्स जो हैं वो ऐसे अलग से निकली हुई या सोल्डर हुई हुई ऐसे नजर नहीं आ रही, बिल्कुल ये सरफेस माउंट हुई हुई है। तो इसमें कॉम्पैक्ट हो गया, साइज कितना छोटा हो गया है, लेकिन जो पिन्स हैं वो इतना करीब करीब है, नंबर ऑफ पिन्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ये जो आपके पास आईसी है इसकी यूनो की, ये होती है एटमेगा 328P आईसी का नंबर होता है, लेकिन ये जो आपके पास मेगा में नजर आ रहा है इसमें आईसी का नंबर है एटमेगा 2560। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्वाड फ्लैट पैकेज तो ये है, लेकिन इसमें पिन्स की तादाद और ज्यादा है। पिन्स का नंबर इसमें आपको नजर आ रहा है कि कहाँ तक जा रहा है? यहाँ से नहीं देखेंगे, इसको देखने का तरीका ये है कि जैसे अगर मैं आर्डिनो यूनो की बात करूं तो ये आपको ग्रीन ग्रीन यहाँ पे नजर आ रहा है 0 1 2 3, ये 13 तक जा रहा है। ये 13 विजिबल है आपको लेफ्ट साइड के ऊपर? यस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पिन्स एक तो 13 तक ये मिल रहा है, दूसरा इस साइड पर राइट साइड पर आपको पिन्स नजर आ रहे हैं A0 A1 A2 A5 तक, और कुछ पावर के कनेक्शंस नजर आ रहे हैं। तो ये जो आपके पास आईसी है वो कम तादाद में इसके पास पिन्स मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें मेगा वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें अगर आप पिन्स देखें तो ये 0 से लेकर 13 तक यहाँ गया, और फिर आपको ये नीचे 14 से 21 यहाँ नजर आ रहे हैं, फिर ये 22 से लेकर 53 इधर नजर आ रहे हैं पिन्स, फिर आपके पास इस साइड पर पिन्स है। मतलब 54 से ज्यादा इसके पास पिन्स मौजूद हैं। तो आपने देखा कि वहां सिर्फ आपके पास 13 तक जा रहे हैं और यहाँ पर आपके पास 50 से अबव पिन्स जा रहे हैं। तो कंट्रोलर के ऊपर जैसे जैसे आप कंट्रोलर की आईसी अगर चेंज करते हैं तो डिपेंड करता है
कि नंबर ऑफ पिन्स उसमें कितने अवेलेबल हैं। यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी आपके पास नंबर ऑफ पिन्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं। एक्सक्यूज मैम, जी मैम जब हमने आईसीस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे थे पेन्स के बारे में कि कुछ डिजिटल पेन्स होते हैं और कुछ एनालॉग, और उनमें कन्वर्जन की भी एक बात हो रही थी, इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं चला कि कैसे मतलब कन्वर्ट हाँ, हो रहे हैं और इसका फर्क क्या है मैम। ये मैंने जिन्होंने मुझे सॉल्व करके भेजा था, किसी ने इनपुट आउटपुट पिन्स के अंदर कलेक्टिव लिख दिया कि डिजिटल, और बस खाली इनपुट आउटपुट पिन्स की तादाद लिख दी। किसी ने जो है वो, मैंने क्वेश्चन भी किया था कि इसमें आप डिजिटल पिन्स बताएं कितने हैं और एनालॉग पिन्स कितने हैं। अब इसके अंदर देखें, जैसे मैं अगर ये लिनार्डो वाला आपको जो माइक्रो कंट्रोलर है ऊपर वाला, इसमें ये 0 से लेकर जो 13 तक है ये डिजिटल पिन्स हैं, और जो एनालॉग पिन्स हैं वो A0 से लेकर A5 तक के पिन्स हैं इस वाले माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के ऊपर। अच्छा, इसी तरीके से जो आप ये आर्डिनो का यूनो देख रहे हैं, इसमें भी A0 से लेकर A5 तक है, ठीक। लेकिन अगर आप मेगा वाले बोर्ड को देखते हैं तो इसमें जो एनालॉग पिन्स हैं, ये A का मतलब है एनालॉग पिन्स, ये आपको A0 से लेकर A15 तक नजर आ रही हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास डिजिटल पिन्स अलग हैं और आपके पास ये जो एनालॉग पिन्स वो जो हैं वो अलग हैं। दूसरी बात ये कि यानी इसकी तादाद भी डिफरेंट हो गई। आपको ये लिनार्डो के अंदर और यूनो के अंदर ये सिर्फ 6 चैनल्स, इसको हम चैनल्स भी कहते हैं, पिन्स भी कहते हैं, यानी जितने पिन्स होंगे उतने चैनल्स हैं। तो आपके पास एनालॉग पिन्स सिर्फ 6 हैं, जबकि आपके पास यहाँ पर एनालॉग पिन्स जो हैं वो 16 हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई एलईडी जलानी है ना, तो वो आप डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे, मतलब आप वो ये 0 1 2 3 वाले जो पिन्स हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। या अगर आपको कोई स्विच का स्टेटस लेना है कि वो ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है, तो वो आप इन डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर सेंसर का डेटा चाहिए, तो टेम्परेचर सेंसर आपका एनालॉग कंपोनेंट है, तो उसको आपको एनालॉग पिन से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। या लेट्स से कि आप एलडीआर लगाते हैं। एलडीआर क्या होता है? लाइट डिटेक्ट। लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर, ठीक है। तो जो लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर है, अगर आपको उससे कनेक्ट करना है, देखा है आपने कि उसकी 2 पिन्स होती हैं और उस पे ऐसा कर्व्ड सा जो है वो बना हुआ होता है, जिसकी मदद से जो है वो लाइट की वेरिएशन को वो डिटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन वो आउटपुट पे प्रोड्यूस क्या करता है? लाइट की वेरिएशन के साथ आउटपुट पे क्या प्रोड्यूस करता है? आप कैसे मेजर करते हैं? मैम उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है लाइट के साथ। तो आप क्या लगा के मेजर करते हैं? मल्टीमीटर में आप रेजिस्टेंस पे लगा के मेजर करते हैं, या जो है वो आप वोल्ट मीटर पे लगा के मेजर करते हैं? मैम वोल्टेज मैम चेक वोल्ट करेंगे मीटर। उसके। वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक। तो वोल्ट वोल्टेज मीटर की वैल्यूज आपको मिल रही होती हैं 0.3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 7 नहीं 5 की तक की रेंज के अंदर ये जा रहा होता है। तो ये वैल्यूज जो है वो आपको कैसी मिल रही होती हैं? एनालॉग इन नेचर, राइट। तो जो इस तरह के सेंसर्स हैं जो एनालॉग नेचर के हैं, उनके लिए हमारे पास ये एनालॉग पिन्स होते हैं, और जो डिजिटल नेचर यानी जीरोज और 1 की फॉर्म में हमें चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये डिजिटल पिन्स हैं। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल पिन्स एंड एनालॉग पिन्स। यू गॉट द आंसर? मैम जी यस मैम। मैम जो आपने बताया कि साइड से पिन्स हम काउंट कर सकते हैं, तो मेगा जो आर्डिनो है इसमें यहाँ से 22 से लेकर 54 तक है, तो ये किस साइड की लिखी हुई है मैम? 22 से लेकर जो 54 तक हैं वो किस साइड की लिखी हुई है मतलब? मतलब मैम ये पहले 1 से लेकर 13 तक है, उसके बाद हाँ। 14 से 21 तक है, तो मतलब मैम साइड्स कौन सी लिखी हुई है अभी? अच्छा ये किस? देखो, इसमें एक डिफरेंस है। जो ये जो एरो आ रहा है येलो वाला, इसमें यहाँ पर आपके पास ये जो ब्लैक कलर के सॉकेट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, इसको अगर गौर से देखो तो ये सिंगल सॉकेट है, सिंगल साइडेड है। सिंगल साइडेड का मतलब इसमें जो आपको होल्स नजर आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही रो में नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ब्लैक कलर का सॉकेट है, इसमें आपको डबल होल्स नजर आ रहे हैं हर रो में। कैन यू सी द डिफरेंस? यस मैम। ठीक है। अब इसमें ये बेसिकली क्या है, ये एक्सटेंशन है, क्योंकि आईसी को तो आप बार बार नहीं निकाल सकते कि आईसी को आप इसमें से, ये तो सोल्डर हुई हुई है पीसीबी के ऊपर, इसका जो पूरा बोर्ड बना हुआ है,
तो इसको तो आप नहीं निकाल सकते। तो इन्होंने ये क्या किया होता है कि ये जो पिन्स हैं इनके पीसीबी के थ्रू ये वायरिंग जा रही होती है। ये जो ब्लैक कलर का सॉकेट है इसको हम कहते हैं हेडर्स। हेडर्स का नाम सुना है आपने, डिफरेंट ट्रेनर्स में भी आपने देखा होगा, या ब्रेडबोर्ड में भी इसी तरह से आपको होल्स नजर आ रहे होते हैं जिसके अंदर आप अपने जंपर वायर्स जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें आगे से लीड निकली हुई होती है, पिन निकला हुआ होता है, उसको आप इन हेडर्स के अंदर प्लेस कर रहे होते हैं। तो अगर आपको पिन नंबर 3 से कनेक्ट करना है तो ये जो होल है इसका, आप इसके ऊपर इसमें ब्रेडबोर्ड की तरह से पिन को डालेंगे, वायर को डालेंगे, तो ये आपका इस आईसी के बकायदा पिन नंबर 3 से कनेक्ट हो जाएगा। जो राइट साइड के ऊपर आपको पिन्स नजर आ रहे हैं 22, यानी ये जो हेडर है इसमें सबसे पहला जो आपको सॉकेट नजर आ रहा है ये 22 है, लेकिन ये डबल साइडेड है ना, इसके अंदर आपको ये 2 रोज नजर आ रही हैं। तो अगर आप इस तरफ वाला लेंगे राइट साइड वाला, ये 22 हुआ, 24 हुआ। जो इस तरफ वाले पिन्स हैं यानी ये जो सेकंड कॉलम है या सेकंड रो है उसको बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर ये 30 है तो ये इसके बराबर वाला जो पिन है वो 31 है, फिर ये 32 है तो ये 33 है। क्लियर हुआ? यस मैम, मगर एक से कितनी पिन्स हैं ये कैसे पता चलेगा? पिन्स वन कितनी है इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ पिन्स? नहीं मैम, सिर्फ वन साइड की। वन साइड की इस आईसी के अंदर ये 56 को आप 4 से डिवाइड कर ले, टोटल अगर इसके पास 56 नहीं 52 प्लस 16। वैसे ये डेटा शीट से पता चल जाता है, यहाँ से तो मुझे ऐसे काउंट करके याद नहीं है कि किस आईसी के अंदर कितनी पिन्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करीब करीब है। जैसे इसमें तो चले मैं काउंट कर सकती हूँ, लेकिन ये डेटा शीट के अंदर लिखी हुई होती है बात। वो जो मैंने आपको आर्डिनो का टेबल दिया था कि उसमें से जैसे फाइंड आउट करें, ये यहीं से मैंने खोली है। तो अब ये देखें ना, इसके अंदर ये पता चल रहा है कि इसके अंदर कितनी पिन्स हैं। डिजिटल जो आईओ पिन्स हैं वो 14 है, और जो एनालॉग पिन्स हैं वो 6 हैं, अगर हम यूनो की बात कर रहे हैं। अगर मेगा की बात कर, ये आ रहा है नजर? यस मैम। तो अगर हम मेगा की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर डिजिटल पिन जो हैं वो 54 हैं, वही जो मैंने वहां से आपको दिखाया इसके पिक्चर से। और 16 जो है वो आपके पास इसके एनालॉग पिन्स हैं, यानी इसमें 16 एनालॉग सेंसर्स कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी है। जो यूनो था उसमें सिर्फ 6 की कैपेबिलिटी है, और जो मेगा है उसके अंदर आपने देखा कि तादाद जो है वो कितनी बढ़ गई कि ये 16 चैनल्स या 16 को कनेक्ट करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो ये पूरी जो भी आप माइक्रो कंट्रोलर या बोर्ड उसका चूज करते हैं तो उसकी डेटा शीट में ये चीज मेंशन होती है। आपको आईसी से काउंट करने की जरूरत नहीं होती, वो उसके अंदर मेंशन होती है। हाँ, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं तो हाँ ये वाकई में हमें नजर आ रहा है कि आपके पास जो है वो 54 पिन्स हैं, और ये आपके पास जो है वो एनालॉग चैनल्स उसके 16 नजर आ रहे हैं। तो ये आपको डेटा शीट से पता चलता है। अच्छा, अब पैकेजिंग की हमने बात कर ली, स्पीड की हमने बात कर ली, फिर हमारा जो फैक्टर है वो आ जाता। अब ये फिर सवालात आ रहे हैं, और आखिर के 5 मिनट में पूछना, वरना मुझसे उसमें पूछना चैट में। अच्छा, फिर हमारे पास जो है पैकेजिंग से रिलेटेड मैं एक और बात कहूंगी कि जैसे मैंने आपको कहा था स्मार्ट वॉच की, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है। अब लेट्स से कि मुझे एक स्मार्ट वॉच का प्रोटोटाइप बनाना है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसके अंदर अगर आप जैसे बनाना चाहते हैं वो इसके ऊपर फिट है, तो इन बोर्ड्स में से आप कौन सा चूज करेंगे कि कौन सा सुटेबल रहेगा? ये जो बोर्ड्स अभी हमने देखे इनके अंदर इसमें से कौन सा बोर्ड जो है वो हाथ के ऊपर ठीक लगेगा? इसमें आप क्या सोच के जो है वो बोर्ड को कंसीडर करेंगे? किस तरह का बोर्ड आपको लगता है कि अगर उसकी मैं रिस्ट वॉच बनाऊं तो वो सही बोर्ड लगेगा? क्या मैं मेगा उठा के लगा लूं तो ठीक है? नहीं मैम, यूएनओ। यस मैम। मैम साइज भी इसकी मिनी। मेगा का साइज आप देख रहे हैं कितना बड़ा है? मतलब हमें, हाँ, हमें जो है वो ऐसा डिजाइन चूज करना पड़ेगा ना, ऐसा, क्योंकि ना सिर्फ हमारे पास पावर रिक्वायरमेंट है या स्पीड है, लेकिन आपको उसे फिट कहाँ पे करना है। अब मैं रिस्ट वॉच चाह रही हूँ तो मेरा जो डिजाइन कंसिडरेशन होगी वो ये होगी कि वो छोटे साइज का होना चाहिए ताकि वो रिस्ट के ऊपर फिट आ सके। ऐसा नहीं कि आपने जो है वो इतना बड़ा मेगा का बोर्ड लगा दिया तो वो मतलब जो आपके होता है ना ब्यूटीफुल डिजाइन, एक डिजाइन एस्पेक्ट आ जाता है,
जैसे जब कमर्शियली आप लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो उसमें आप उसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको भी जहन में रखते हैं। तो आपने कहाँ उसको यूज करना है, उसका स्लीक डिजाइन होना चाहिए, या जो है वो उसकी जो हाइट है वो कम होनी चाहिए। अब ये जो मैंने आपको प्रोटोटाइप दिखाया, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल, जैसे हाइट जो है वो एक एक इसमें आपको नजर आ रहा है कि नीचे का बोर्ड है जिसके अंदर इसकी सर्किटरी लगी हुई है, और ऊपर जो है वो इसकी डिस्प्ले की लगाई हुई है इन्होंने, कि वो डिस्प्ले डिवाइस लगाई हुई है। तो डिस्प्ले डिवाइस लगाने के बाद ये कितना ज्यादा हैवी डिजाइन बन रहा है। तो इसमें आपको छोटे से छोटा अगर चूज करना है, या लेट्स से ये वाला डिजाइन देख लें, तो ये भी आपके पास बल्कि है। तो अगर छोटा डिजाइन आप देख लें और इसमें आपको बल्कि ना बनाना पड़े, तो हम डिजाइन कंसिडरेशन ऐसी रखते हैं कि इसमें हम बजाय इस तरह की डिस्प्ले के OLED छोटी सी होती है डिस्प्ले डिवाइस, वो यूज कर सकते हैं कि ये हाथ के ऊपर इतना ज्यादा बड़ा ना है, रिस्ट के ऊपर इतना ज्यादा बड़ा ना है, और इसमें मल्टीपल फ्लोर्स भी ना बने, एक ही फ्लोर के ऊपर आपकी सर्किटरी जो है वो काम कर जाए। तो इस तरह से हम चूज करते हैं कि पैकेजिंग हमें कैसी चाहिए, बोर्ड हम कौन सा यूज कर सकते हैं। एक पैरामीटर जो है वो हमारा ये होता है। पावर कंजम्पशन, कोई माइक्रो कंट्रोलर कम पावर कंज्यूम करता है, कोई माइक्रो कंट्रोलर ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पिक के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो कम पावर कंज्यूम करते हैं। अब लेट्स से कि आपको, जैसे ये रिस्ट वॉच की एग्जांपल है, इसमें अगर आप कंट्रोलर लगाते हैं ऐसा जो कि ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाले का नुकसान क्या है कि वो पावर किस फॉर्म में डिसिपेट होती है? मिली वोट्स में या वोट्स? वो हीट नहीं, वो तो हीट फॉर्म हीट फॉर्म के हीट अंदर। एनर्जी में। हीट तो आपको जो है वो बकायदा आईसीज गर्म होती हुई फील होती हैं, ठीक। अब आपने एक रिस्ट वॉच बनानी है, अब वो पावर डिसिपेट कर रही है हीट के फॉर्म में, तो ये तो गलत हो जाएगा ना कि वो स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो आपकी जो रिस्ट की स्किन है वो जल सकती है, हीट बर्न हो सकता है। इसी तरीके से जब आपने देखा है, जब आप मोबाइल के ऊपर ज्यादा लंबी लंबी कहानियां बातें करते हैं ना, बस भूल ही जाते हैं कि हाँ भाई फ्री के मिनट्स मिले हुए हैं, तो बस बातें किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। आपको फील होता है आपका मोबाइल जो है वो गर्म हो गया है, यस मैम। यस मैम। या आपने चार्जिंग पे लगाया हुआ होता है तो आपको फील होता है कि हाँ ये जो है वो गर्म हो गया है। अच्छा, इससे रिलेटेड जब आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो या आपने ये रिसर्च सुनी है कि जिसमें इस तरह की अक्सर डिबेट होती रहती है कि जो मोबाइल फोन्स हैं वो जब आप कान के पास या ब्रेन के पास लगा रहे होते हैं, तो ये कहते हैं ना रात में जो है वो आप वाईफाई वगैरह बंद करके सोएं, या चार्जिंग के ऊपर ना लगाएं, या सोते में साथ जो है वो मोबाइल ना रखें। ये सब बातें क्यों होती हैं? मैम डेसिपेशन की वजह से। एक इसकी वजह से, दूसरा ये कि जो रेडिएशन की वजह रेडिएशन से से अपने वगैरह आप निकल को सेव रखने के लिए, कि आपके जो आपका जो ब्रेन है उसके ऊपर, क्योंकि कान पे रखते हैं तो डायरेक्ट जो है वो ये रेडिएशन के इफेक्ट में आता है, या जो आपका कान भी है तो वो भी सेंसिटिव एरियाज हैं। इससे रिलेटेड अगर आप मोबाइल फोन की डेटा शीट में जाए ना, वहां पर एक पैरामीटर होता है SAR। SAR स्टैंड्स फॉर स्किन एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो जो मोबाइल कंपनीज जब डिफरेंट मोबाइल्स लॉन्च करती हैं तो उन्हें इसकी कंप्लायंस करनी होती है, यानी उनके रूल्स को फॉलो करना होता है कि वो एक पर्टिकुलर नंबर है कि इसके अंदर अंदर उनको होना चाहिए कि वो इससे ज़्यादा जो है वो हीट डिसिपेट ना करें। क्योंकि ये जो स्किन, लैपटॉप को नहीं हम कर रहे होते कि लैपटॉप रख के बैठ जाते हैं, गोद में रख के बैठ जाते हैं या ऐसे, तो उसमें भी आपको फील होता है कि ये हीट जो है वो डिसिपेट कर रहा है। तो ज़्यादा देर तक अगर आपने रखा, या चार्जर के वो नहीं, आपने मीम्स देखे होंगे जिसके अंदर चार्जर के ऊपर लोग पेटीज गर्म कर रहे होते हैं, इस तरह के आपने देखे होंगे। तो ये जो हीट डिसिपेट करता है ना, ये स्किन के साथ जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो इसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है, या डिफरेंट डिजीजेस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेडिएशन काइंड एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द हीट। तो ये जो पावर कंजम्पशन है ये भी एक पैरामीटर है। या इस तरह की आपको जगहों पर इम्प्लीमेंट करना है, कोई आपका जो है वो पावर सिस्टम है, वहां पर आपको इम्प्लीमेंट करना है कि वहां पर जो है वो ये जल सकती हैं आईसी, तो आप इस तरह का कंट्रोलर वहां पर यूज नहीं करेंगे। तो पावर कंजम्पशन है कि आपने उसके लिहाज से चूज करना है माइक्रो कंट्रोलर की आईसी को। अमाउंट ऑफ रैम एंड रोम ऑन द चिप, जब हम बात करते हैं कि लिमिटेड रैम होती है, लिमिटेड रोम होती है, तो डेटा शीट्स के अंदर, या इवन जैसे हमने ये आर्डिनो का बोर्ड देखा, इसके अंदर हमारे पास ये चीज मौजूद है कि देखें मेमोरी
SRAM और EEPROM, इसका साइज लिखा हुआ है 2 किलोबाइट है, 1 किलोबाइट है या 32 किलोबाइट है। इसी तरीके से जो है वो आर्डिनो मेगा के अंदर आप देख रहे हैं कि ये 8 किलोबाइट है, इससे ज़्यादा है, यूनो से ज़्यादा है। तो ये आपको किलोबाइट्स के अंदर दिखा रहा होता है कि किसकी जो रैम है वो कौन सी। अब ये SRAM और फ्लैश रैम या जो है वो इसकी EEPROM, ये सब आप पढ़कर आए कि इनका मतलब क्या है। पॉइंट ये है कि जब आपके पास रैम या रोम लिमिटेड अमाउंट में है तो हम कैसे चूज करें कि अब जैसे यूनो आपने देखा उसमें लिमिटेड है, मेगा में आपने देखा उससे ज़्यादा साइज है। जब आपका प्रोग्राम लार्जर प्रोग्राम हो तो जाहिर सी बात है जो भी आप कोड बना रहे हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है, जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मशीन कोड जो है वो उसका लेट से पहले 2 किलोबाइट का था, लेकिन आपको यही जो मैं स्मार्ट वॉच की बात कर लूँ या जो मैं रिस्ट वॉच, ये इस तरह के प्रोटोटाइप की बात कर लूँ, उसमें मैं कहूँ कि नहीं मुझे अलार्म भी चाहिए, मुझे बजर भी इसमें जो है वो मिलना चाहिए, मुझे इसके अंदर LCD स्क्रीन या OLED स्क्रीन जो है वो भी चाहिए। जैसे जैसे मैं फीचर्स बढ़ाती जाऊंगी तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम भी तो करना पड़ेगा ना कि डिस्प्ले कैसा आना है एंड सो ऑन। तो इसका प्रोग्राम बढ़ता चला जाएगा। जब प्रोग्राम बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि उसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा, और वो प्रोग्राम आपका कहाँ पे जाके सेव होता है, रोम के अंदर सेव होता है। तो अगर आपका प्रोग्राम ज़्यादा बड़े साइज का है तो आपने ऐसा माइक्रो कंट्रोलर चूज करना है जिसमें रोम का की जो क्वांटिटी है या जो उसका साइज है वो ज़्यादा हो। और अगर आपने सेंसर्स या जो सेंसर्स से, क्योंकि जो वैल्यूज आती हैं वो वेरिएबल्स में आकर सेव होती हैं, और वेरिएबल्स में आके सेव होने का मतलब ये है कि वो टेम्पररी जो वैल्यूज हैं, जैसे आपने LDR ले लिया या आपने टेम्परेचर सेंसर ले लिया या ह्यूमिडिटी सेंसर ले लिया एंड सो ऑन, तो वो वैल्यूज जाके कहाँ पे सेव होती हैं, टेम्पररी वैल्यूज वो जाके रैम में सेव होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा वेरिएबल्स ले रहे हैं, ज़्यादा सेंसर्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके माइक्रो कंट्रोलर के पास, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में ये दोनों बिल्ट इन होती हैं, रोम भी और रैम भी, तो आपके पास ऐसा माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए जिसमें इतनी कैपेबिलिटी भी तो हो कि वो वैल्यूज को सेव कर सके, भले वो टेम्पररी हो या भले हम रोम की बात करें, प्रोग्राम की बात करें। तो अमाउंट ऑफ रैम एक ये आपको फैक्टर देखना होता है। नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, अब इसमें आपने देखा जैसे मैंने आपको डिफरेंट आर्डिनो के बोर्ड्स दिखाए, तो उसमें इनपुट और आउटपुट की जो तादाद है वो आपको चूज करनी होगी। अब पहले ही हम फिजिबिलिटी बना लेते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं और जो उसके लिहाज से कंपोनेंट्स आप चूज कर रहे हैं, तो ये सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकल भी है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अब लेट्स से कि मुझे एक इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाना है, उसके अंदर मुझे टेम्परेचर सेंसर भी चाहिए, उसके अंदर मुझे प्रेशर सेंसर भी चाहिए, उसके अंदर मुझे लाइट सेंसर भी चाहिए, उसके अंदर मुझे ह्यूमिडिटी भी सेंसर भी चाहिए, ठीक। और उसके अंदर मैं लगाना चाहती हूँ कि LCD की स्क्रीन लगी हो। अब कैसे निकालेंगे कि कितने इनपुट और आउटपुट पिंस की मुझे तादाद की ज़रूरत है। आपको पता है LCD जो स्क्रीन, आपने LCD की स्क्रीन यूज़ की है प्रैक्टिकली? नो मैम। नो मैम, LED LCD की स्क्रीन, अच्छा। अब LCD की जो स्क्रीन है उसके अंदर इसमें आपको ये पिंस नजर आ रहे हैं ऊपर वाले 4 पिंस, तो यस आपको इस मैम, तरफ नजर आ रहे हैं। यस मैम। इसमें ये जो 4 पिंस हैं, इसमें होता है कि आपको डेटा क्या लिखना है, तो उसके लिए आपको एक रजिस्टर सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कंट्रोल टाइप का काम करवाना चाह रहे हैं या सिंपली डेटा भेजना चाह रहे हैं। एक आपके पास इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए होता है कि आपने देखा होगा कि लाइट जल जाती है जैसे तो आपको लाइट चाहिए नहीं चाहिए। इसी तरीके से जो है वो इसके अंदर रीडिंग करनी है या राइटिंग करनी है, तो ये इस तरह के कंट्रोल टाइप के पिंस हैं। बाकी जो डेटा है उसके लिए यहाँ पर 16 पिंस होते हैं। तो फिजिबिलिटी, हम इनपुट और आउटपुट की रिक्वायरमेंट कैसे निकालें कि अगर मुझे LCD लगानी है तो इसका मतलब है 4 पिन ये और 16 पिन ये, यानी 20 पिन तो मुझे LCD को इंटरफेस करने के लिए चाहिए। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, या इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है? कंबाइन मैम तो कंबाइन करना या मर्ज करना। कनेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड। कनेक्ट करना, ठीक। तो आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ, अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर से इसको इंटरफेस करना है तो 20 पिन तो आपको इसके लिए चाहिए। बाकी मैं आपसे कह रही हूँ कि टेम्परेचर सेंसर भी लगाना है, LDR भी लगाना है, तो आपने कहा टेम्परेचर सेंसर जो है उसके 3 पिन होते हैं, LDR के 2 पिन होते हैं, तो यानी 3 और 2 5, यानी 25 पिन तो आपके ऐसे हो गए।
फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने प्रेशर सेंसर भी लगाना है, मल्टीपल सेंसर्स, तो उन सेंसर्स की कनेक्टिविटी के लिए उसमें कितने पिंस चाहिए वो आप इस तरह से पूरा टोटल करेंगे, ठीक। तो अब जो माइक्रो कंट्रोलर की आप चिप ले रहे हैं, अब लेट्स से अगर मैंने इसके अंदर जो आर्डिनो का बोर्ड है, जो हमने ये जो आर्डिनो के बोर्ड्स थे इसके अंदर, अब वो आईसी ही जो है वो जैसे ये वाली हो गई, इसमें तो 13 पिंस हैं डिजिटल खाली, तो ये तो सफिशिएंट नहीं रहेगी ना, इसके पास तो पिंस ही नहीं थे। हमारी तो एलसीडी की जो पिंस है उसकी कितनी तादाद आई थी कि हमें 20 पिंस चाहिए, तो ये हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो फिर हम किस तरफ जा सकते हैं? हम ऐसे माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जाएंगे जिसके अंदर पिंस की तादाद जो है वो ज्यादा मौजूद है। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पिंस input and output pins are available on the microcontroller IC which you are intending to use, and what is the requirement। तो अगर आपकी requirement जो है वो 30 पिन से ज़्यादा की है तो आप Arduino Uno यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास इतने input और output pins ही मौजूद नहीं है, ठीक। That's how you calculate or you choose a microcontroller कि ये आपकी requirement के लिहाज से suitable रहेगा या नहीं रहेगा। Number of timers, मैम number of time, अगर हम पिन के हिसाब से जाएंगे तो फिर तो हमारे पास साइज तो बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें साइज तो थोड़ा छोटा चाहिए। साइज बड़े होने में हमारे पास ऐसे कंट्रोलर्स भी हैं, ये देखें। अब अगर मैं जो ये है ये भी क्वाड फ्लैट पैकेज है, इसके अंदर नंबर ऑफ पिन्स आपके पास ज़्यादा हैं, या जो आपके पास ये वाला कंट्रोलर है, ये कौन सा है, नैनो है, तो इसमें भी आपके पास पिन्स मौजूद हैं। अच्छा एक चीज़, क्योंकि ये आगे चल के आएगी, हमारे पास सीरियल प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, सीरियल प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसपीआई हो गया, I2C हो गया। तो यही जो मैंने आपको एलसीडी की आईसी दिखाई ना, हम इसके बजाय अगर हमें पिन्स को रिजर्व करना है तो एलसीडी ऐसी भी आती है, एलसीडी स्क्रीन जो मैं कहूँ कि जो I2C प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है, तो ये आपके पास ऐसी भी आईसीज मौजूद होती हैं। अब ये रहे, इसमें आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ 4 जो पिन्स हैं वो कनेक्ट हुई हुई हैं, या उसमें सिर्फ सीरियली 2 पिन्स आपको चाहिए होती हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। तो जो डेटा है एलसीडी के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ उन 2 पिन्स के ऊपर जा रहा होता है। वही डेटा जो आप 16 पिन्स यूज करके भेज रहे थे, वही डेटा सीरियल कम्युनिकेशन की वजह से सिर्फ 2 पिन्स के थ्रू करके जा रहा होता है, तो आपकी बाकी जो पिन्स हैं वो बच गई। सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू रिजर्व द नंबर ऑफ पिन्स एज वेल। तो आप ये भी कर सकते हैं, या आप माइक्रो कंट्रोलर दूसरा चूज करें, या फिर जो है आप उसको पैरेलल नेचर के बजाय सीरियल नेचर यूज करके, सीरियल मैकेनिज्म यूज करके, इसमें ये देख रहे हैं रेड और ब्लैक, मैं इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये I2C की LCD डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसमें आपको ये नजर आ रहा है एक ग्राउंड और एक VCC। आई होप इट इज विजिबल। यस यस मैम। मैम। ठीक है, और वो जो मैं आपसे कह रही थी ना कि वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है, तो ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं कि एक स्क्रू, अगर आप यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के थ्रू करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं इस नॉब को रोटेट करके। खैर ये ग्राउंड और ये VCC आ गया। बाकी ये 2 पिन्स आपको नजर आ रही हैं, SDA और SCL। SCL होती है इसकी क्लॉक, सीरियल क्लॉक, और SDA का मतलब होता है कि ये डेटा पिन है। तो सिर्फ इस एक पिन के ऊपर जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है एलसीडी के ऊपर, सिर्फ एक पिन के ऊपर डेटा चला जाता है। वहां पर आप 16 पिन यूज कर रहे थे, यहाँ पर आपको सिर्फ ये एक पिन यूज करनी होती है। एक तो क्लॉक की हो गई और एक पिन ये वाली हो गई, बाकी ये पावर के कनेक्शंस हैं। तो आपने देखा कि वही काम जो 16 पिन्स के थ्रू हो रहा था वो यहाँ पर 2 पिन्स के थ्रू हो जाएगा। तो आप ऐसे भी रिटेन कर सकते हैं। तो ये कंपैटिबिलिटी के लिए हम डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स यूज करते हैं जिसके थ्रू हम ये वाला काम करवा सकते हैं कि हाँ ठीक है, कंट्रोलर हमने वो यूज किया, लेकिन फिर आपको एलसीडी जो है वो आपने I2C कंट्रोलर वाली, I2C प्रोटोकॉल वाली यूज कर ली, जिसके अंदर आपको इतने पिन्स की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर नंबर ऑफ टाइमर्स। नंबर ऑफ टाइमर्स का क्या मतलब है? अब मुझे डिफरेंट इवेंट्स हैं जिसकी के टाइमिंग चाहिए। लेट्स से कि मैंने कहा कि मुझे टेम्परेचर जो है वो हर 1 मिनट के बाद रीडिंग लेनी है, तो एक टाइमर, इसके अंदर बिल्ट इन टाइमर्स मौजूद होते हैं। कहीं आपको 2 टाइमर्स मिलते हैं, किसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 3 टाइमर्स मिलते हैं, किसी के अंदर आपको 6 टाइमर्स मिलते हैं। वो डिपेंड करता है, जैसी हमने डेटा शीट देखी या जैसा हमने ये
कंपैरिजन वाली देखा कि इसके अंदर जो है, अब इसके अंदर टाइमर्स नहीं लिखे भाई, इवन जो मुझे आपने होमवर्क सॉल्व करके भेजा है उसमें टाइमर्स नहीं लिखे हुए, लेकिन हम ये जब माइक्रो कंट्रोलर का कंपैरिजन डिफरेंट आईसीज का पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम टाइमर्स की तादाद को भी पढ़ेंगे कि किसी के अंदर 3 मौजूद हैं, किसी के अंदर 6 मौजूद हैं। फ़ायदा क्या होता है डिफरेंट टाइमर्स होने का? ये वैसी ही बात है कि अगर आपके पास आईओ पिन्स ज़्यादा मौजूद हैं तो आप ज़्यादा कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास टाइमर्स की तादाद ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइमिंग रिलेटेड इवेंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे टेम्परेचर की रीडिंग हर 1 मिनट के बाद चाहिए, तो मैंने एक टाइमर को रिस्पॉन्सिबल कर दिया टेम्परेचर रीडिंग के लिए। दूसरा, मुझे प्रेशर की जो रीडिंग्स हैं वो लेट से मुझे हर 3 मिनट के बाद चाहिए, तो मैंने दूसरा टाइमर जो है वो उसके साथ अटैच कर दिया कि जो इस टाइमर जो है इसकी कैलकुलेशन के लिहाज से या इसकी जो मिनट है वो उसका रिकॉर्ड इस टाइमर से रिलेट हो गया। तो आप यानी डिफरेंट इवेंट्स को डिफरेंट टाइमर्स के साथ अटैच कर सकते हैं कि टाइमर नंबर 1 की वजह से सेंसर सिर्फ जब जब एक्टिवेट हो, या जो दूसरा सेंसर है वो टाइमर नंबर 2 है उसके साथ इसका रिलेशन होना चाहिए कि सिर्फ वो हर 3 मिनट के बाद ही रीडिंग लेगा, वरना आपकी जो रैम है वो ओवरफ्लो हो सकती है या रैम जो है वो फिलअप हो सकती है, क्योंकि ये टेम्प्रेरी वैल्यूज जो हैं वो आके रैम के अंदर स्टोर हो रही होती हैं। How easy it is to upgrade to higher performance and lower power consumption versions। कितना आसान है कि अगर आपने एक आईसी स्टैंड अलोन ली, या आईसीज आपको अलग से भी तो मिलती है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि आप आईसी आप अगर अलग से लेंगे तो वो 80, 90, 200 रुपीज़ की मिल जाएगी माइक्रो कंट्रोलर की, लेकिन अगर आप आर्डिनो का बोर्ड लेते हैं तो लेट्स से कि वो 1000 रुपये का आपको मिल रहा है, तो वही काम आप स्टैंड अलोन आईसी के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आपने एक अपना प्रोटोटाइप बोर्ड बना लिया, एक पीसीबी की तरह से सोल्डर कर लिया सब कुछ, या आपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर सर्किटरी बना ली या वेरो बोर्ड के ऊपर सर्किटरी बना ली। वेरो बोर्ड यूज किया आपने? यस मैम, किया है। तो उसमें आप खुद से जैसे सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, लेट से आपने वो बना लिया, ठीक है। अब जो आपने आईसी यूज की थी वो आपने लेट से एटमेगा जो है वो 8 यूज की। एटमेगा 8 सबसे इसकी छोटी आईसी है, सबसे कम फीचर्स वाली आईसी है। आपको जरूरत पड़ी कि नहीं मुझे सिस्टम को एक्सटेंड करना है, तो अब आपने कहा कि मुझे एटमेगा 16 की जरूरत है। एटमेगा 16 जो है उसमें मेमोरी साइज ज्यादा है, इनपुट आउटपुट पिंस जो हैं वो ज्यादा हैं। अब क्या करें? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने एटमेगा 8 की आईसी निकाली और आपने जो है वो उसकी जगह पर आप एटमेगा 16 जो कि हायर वर्जन है वो आप उसमें लगा दें? तो अगर आईसीज एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हैं तो आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कि कितना आसान है कि अगर हम अपना जो सिस्टम है उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि एक आईसी को हम निकालें और दूसरी को उसकी जगह पर लगा दें। तो कंपेटेबिलिटी मैच हमें देखना पड़ता है। अगर मैं एटमेगा 16 की आईसी निकालूं और उसकी जगह पे मैं एटमेगा 32 की आईसी लगा दूं तो ये दोनों आपस में बिल्कुल कंपेटेबल हैं, यानी उसका जो वीसीसी का पिन है लेट्स से पिन नंबर 40 के ऊपर है, तो दूसरी जो आईसी आप लगा रहे हैं उसका भी वीसीसी पिन नंबर 40 पे ही है, क्योंकि पिन जो डेफिनेशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं ना, कि ऐसा ना हो कि 40 पे पता चला आपका वीसीसी है, दूसरी आईसी पे आपका वो जो है वो ग्राउंड पे है, तो ऐसे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसकी कंपेटेबिलिटी उसके लिहाज से, मेमोरी साइज के लिहाज से, टाइमर्स के लिहाज से, पिंस के लिहाज से वो कंपेटेबिलिटी है या नहीं है, तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं। और लास्ट इस पहले वाले पॉइंट में से है कॉस्ट पर यूनिट, कि अगर आप इसको बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस आप चाहें तो आप चैट में लिख दें, वरना फिर लिख के रखें तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो इसको डिस्कस कर लूँ क्वेश्चंस को। वो फिलअप कर लिया आपने अटेंडेंस फॉर्म्स? यस मैम। Okay, now you can leave the class.